नमस्ते दोस्तों। आज सुनिए डॉक्टर किसलय पंचोली की लिखी हुई कहानी रपट। विज्ञान की प्राध्यापिका होते हुए भी डॉक्टर किसलय पंचोली हिंदी की एक प्रतिष्ठित लेखिका हैं। प्रस्तुत है कहानी मेरी जुबानी। मैं हूँ सीमा सिंह। उस दिन सुबह से शाम तक जमनी का घरवाला कालू राम गुस्सा जब्त करते करते बुरी तरह परेशान हो गया। लुगाई ने दिन भर से ऐसा थोबड़ा लटकाया है जैसे बाप गुजर गया हो। दोनों दफ़े रोटी बनाई तो बुरी गत की। आखिर कितना सब्र खाए आदमी। पहले तो ड्यूटी से इतनी देर से आई कि वो सो चुका था। दूजे उसने उसे उठाया भी नहीं। चलो कोई वांदा नहीं, आज दाड़की से थककर लौटने के बाद भी वो चुप रहा। खाना भी उसने अपने हाथों से परोस के खा लिया। रात अच्छे से उतर आने के बाद जमनी को उत्तेजित करने के लिए जैसे ही कालूराम ने उसका वक्ष छुआ वो फुफकार उठी। हाथ मती लगा जो मारे। आखो दिवस निकली गयो ने तमने मारा से पूछो भी नहीं तू काहे ने उदास है, थारे काई तकलीफ है। रेवा दे माँ क्यों नहीं हाथ लगाऊं, माहवारी को बहानो मत बना जे। ऊमे तू और रसीली लागे। उसकी छाती सांसों से नहीं आक्रोश से धड़क रही थी। उसकी आंखों से ललक नहीं लपटें निकल रही थीं। वो सकते में आ गया। वो जानता है दिन कैसा भी बीते, जमनी के साथ रात तो हमेशा पहली रात सी होती है। 14 बरस के वैवाहिक जीवन के दौरान यौवन की नदी में डुबकियां ही डुबकियां लगाई हैं उसने। आज ये चट्टान कहाँ से उभर आई। उसे लगा जैसे उसका माथा फूट गया। मुँह कहीं जानू नहीं थारी उदासी ने थारी तकलीफ, मुँह जानू तू कष्टी है, कने आ थारो सगरो कष्ट दूरी करी दूँ। इस बार उसने बलपूर्वक पत्नी को भुजा पाश में भरना चाहा। पेला मारी आखी बात सुनो। उसने अपनी ओर बढ़ते पति को कोहनी से रोक सुनने को मजबूर किया। उसे अपनी कोहनी की ताकत का पहली बार एहसास हुआ। जमनी ने रुंधे गले से पति को बताना शुरू किया कि कैसे कल रात जब मैं डाक बंगले के चौकीदार ननकू काका से राम राम कर घर आने की हुई तभी लाल बत्ती लगी एक जीप से नशा किए हुए 4 लोग धड़ाधड़ उतरे। काका ने बताया ये मंत्री जी का बेटा और उसके दोस्त हैं, सो मुझे और रुकना पड़ा। मैंने उन्हें खाना खिलाया। खाना खाते समय वे लोग मुझे गलत निगाहों से देख रहे थे, पर मैं चुपचाप काम करती रही। मुझे काका के होने का भरोसा था। उनमें से एक ने मुझसे सिगरेट का पैकेट मांगा। मैंने कहा यहाँ नहीं मिलेगा, तो मुझे भला बुरा कहने लगा। दूसरा अड़ गया, सिगरेट का पैकेट तुझे लाना होगा। इतने में तीसरे ने बाहर जाकर काका को सिगरेट लेने भेज दिया। काका के चले जाने से मैं घबरा गई और वहाँ से निकल भागने को हुई कि मंत्री जी के बेटे ने मेरा रास्ता रोक लिया और मुझे अश्लील इशारे करने लगा। उसने अपने दोस्तों से कहा, सामने जाम होते हुए क्या सिगरेट कर रहे हो, आज रात पियो इसी साली को। मैंने उसकी कलाई पर दांत गड़ाने की कोशिश की, पर उसने मेरा लुगड़ा खींच फेंका। मैं चिल्लाई पर डाक बंगले की आवाज़ गांव तक क्या पहुंचती। उन लोगों ने बंगले की बत्ती बंद कर दी। फिर तो चारों जैसे हैवान बन गए। मैं उनके आगे रोई गिड़गिड़ाई पर सब बेअसर। फिर वो उन चारों ने एक एक करके मेरे साथ जो बार बार किया वो मैं जुबान पर भी नहीं ला सकती। उसकी हिचकियाँ बन गईं। वो आगे बोल नहीं पाई। आंसुओं की धारा बह निकली। तो कालूराम ने यही एक चट्टानी शब्द उचारा। जमनी बूंद बूंद बिखर गई। उसे लगा इस एक शब्द की पीर उन 4 बिच्छुओं के दंशों से भी गहरी और जहरीली है। क्या कह रहा है मेरा आदमी। उसे लग रहा था बात सुनते ही वो गुस्से से भर जाएगा, उसका खून खौल उठेगा, उस पर उन गुंडों की हत्या का भूत सवार हो जाएगा। उसने थूक गटका तो लगा खून गटका। देख जमनी, यह बात बतावा में अपनी बदनामी होवेगी और कीके भी नी मालूम कि ऐसो हुओ है नी। तू ही बताई रही है उना लोगा ने चौकीदार काका के सिगरेट लेवा ने बाजार आड़ी भेज दियो थो ने जब तलक तू अस वारदात पीछे वहाँ से छूटी ने घरे आई ऊ बापड़ो आई नहीं पायो थो। अब तू ऐसो कर इना बात के सगरी भूल जा। हाँ, जान के ऐसा कहीं हुआ ही नहीं। तम क्यों की भूली जाऊं। कई इना दिन वास्ते हमारे संगे फेरा पड़या था मने। इना दिन वास्ते
उसके सीने में हुक सी उठी। जमनी, मारी बात पूरी सुन। थारा फेरा की 80 कीमत वसूलूंगा कि मंत्री जो बेटो भी कई याद रखेगो कि उसने की लुगाई पे हाथ डाली दियो। तू सबूरी रख ने, आगे आगे देखती जा। थारे नक्शिक सुन्ना से नी लाद दियो तो मारो नाम कालू राम नी। कालू ने गुमान के साथ छाती ठोकते हुए कहा। जमनी ने चुप्पी धारण कर ली। उसकी चुप्पी को सहमति समझ कालू की कामेच्छा और बलवती हो उठी तथा भोगित बलात्कार के 24 घंटों के बाद जमनी को झेलना पड़ा पति का मशीनी सहवास, अथॉरिटी सहवास, मालिकाना सहवास, वो भी बार बार बोलकर जतलाए गए इस दया भाव से लिप्त कि देह झूठी हो जाने के बाद भी मैं तुझे अपने अंग लगा रहा हूँ। दूसरे दिन सुबह 10 बजे वो मशीन की तरह दैनंदिन काम करती रही। उसके मशीनीकरण पर ध्यान गया चेतना राठौर का। चेतना राठौर, उस डाक बंगले की युवा मैनेजर इंचार्ज। आज तेरा चेहरा क्यों लटका हुआ है, तुझे क्या हुआ? पानी का गिलास लेकर आई जमनी से चेतना ने पूछा। कहीं नहीं मैडम जी, अपनों अपनों कर्म को लिखियो सभी ने भोगनो पड़े। तेरे कर्म को क्या हुआ? तू अच्छी खासी स्वस्थ सुंदर है। तेरा पति कालूराम भले पीता है पर ठीक ही है। पहली बार पूछने पर उसने कुछ नहीं बताया, पर जब चेतना धीरज के साथ विश्वास दिलाते हुए मौका देखकर दिन भर में 3-1 बार प्यार से पुचकारते हुए पूछती ही रही तो शाम ढलने तक वो बहने लगी। जमनी की दुनिया और उसकी अपनी दुनिया में अंतर होगा, इस बात का चेतना को अंदाज था, पर अंतर के आयाम और विसंगतियों ने उसे झकझोर कर रख दिया। जमनी, किस मिट्टी की बनी हुई है तू? तेरे साथ इतना बुरा हादसा हुआ, रेप हुआ है तेरा, तुझे तुरंत पुलिस में शिकायत लिखवानी थी। मैडम जी, मुँह लुगाई जात एकली कस्तर जई सकूँ थाने में। मारा आदमी ने क्यों इमें अपनी बदनामी होवेगी तो मैंने ना लिखाई शिकायत। चेतना अपनी कुर्सी से उठकर उसके पास दरी पर बैठ गई, उसके सिर पर हाथ फेरने लगी। फिर उसे लगा इस तरह ढांढस बंधवा कर कहीं वो उसे और कमज़ोर तो नहीं कर रही। अभी इसे सांत्वना के स्पर्श की नहीं, हिम्मत के हुंकारे की ज़रूरत है। उसने उसके हाथों को अपने हाथों में कसकर पकड़ा और कहा, जमनी, जाना तुझे ही पड़ेगा, हिम्मत तुझे ही जुटानी होगी। तेरे साथ दुष्कर्म हुआ है, तेरे जाए बगैर पापियों को सज़ा नहीं मिल सकती। तू कहे तो रिपोर्ट लिखवाने में तेरे साथ चलूँ। चेतना के घुटनों पर सिर टिकाकर वो फपक फपक कर रोने लगी। वो सोच रही थी, मैडम जी, किस किस को सज़ा दिलवाऊँ, मैं आपको क्या बताऊँ। पर बोली सिर्फ यही, मारी हाय उन चांडालों ने पक्की लागेगी। चेतना को लगा किताबी ज्ञान और ज़मीनी हकीकत का फ़र्क उसकी आंखों में आसमान सा साफ दिख रहा है। समाज के ताने बाने में गुथे कुकर्म को कोई रेशा भला कोई कैसे उधेड़ सकता है? शायद वही सही है। क्या हासिल होगा उसे शिकायत करके? तथाकथित बदनामी जो सिर्फ औरत के नसीब से जुड़ती है। औरतों के साथ एक ऐसी विडंबना है कि जब आदमी मुसीबत में हो, औरत तन मन धन से उसे सहयोग दे, और जब औरत पर मुसीबत आए तो आदमी निर्लिप्त रहे, मुकर जाए या उसे रोके। क्या इस सामाजिक गुत्थी का सचमुच कोई हल नहीं? चेतना का मन कुछ कर न पाने की ग्लानि से मत उठा। जमनी कितने अच्छे से डाक बंगले का कामकाज संभालती है। वहाँ आए दिन ठहरने वाले सभी नेताओं, अफसरों और उनके परिजनों को उंदाइले पर सिकी गर्मा गर्म रोटियाँ, सुस्वादु भरवा सब्जियों और सुर्ख खड़ी लाल मिर्ची से घी में छुन्न से भगरी हुई तुअर दाल के साथ मनहुआर से परोसकर खिलाती है। चेतना सोचने लगी, आखिर उसके साथ ऐसा क्यों घटा? क्या ये मेरे यहाँ ऑफिसर होने पर कलंक नहीं कि मैं स्त्री होते हुए मेरे यहाँ कार्यरत महिला कर्मचारी के लिए कुछ नहीं कर पा रही? दूसरे दिन रात 10 बजे, भला माँ की नज़रों से बेटी की उलझन कभी छुपी है? चेतना की माँ सायर कुंवर राठौर ने देखा कि जब से बेटी ऑफिस से आई है बेहद चिंतित है। चेती, क्या बात है, तू आज परेशान दिख रही है? ऑफिस में सब ठीक तो है? बेटी ने माँ को सारा किस्सा बयां कर दिया और ये भी जोड़ा कि वो इस बात की पुलिस में रिपोर्ट लिखवाना चाहती है कि माँ उसे बताए कि जमनी को इस हेतु कैसे राजी किया जाए कि ये काम किए बगैर उसे चैन नहीं मिलेगा। चेती, तेरा दिमाग तो नहीं फिर गया है? कोई ज़रूरत नहीं उस बाई के लिए थाने वाने जाने की। नहीं माँ,
ये मेरा फ़र्ज़ बनता है कि मैं उसकी रिपोर्ट लिखवाऊं। आखिर वो मेरे ऑफिस में काम करती है, वो ईमानदार है, हंसमुख है, मिलनसार है, मुझ पर एतबार करती है। जो भी है अच्छा है, पर यह याद रख वो औरत है। तू क्या समझती है, तेरे इस कदम से दोषियों को सज़ा मिल जाएगी? बिल्कुल नहीं, बल्कि अफवाहों में तेरा भी नाम शरीक हो सकता है कि तेरे साथ भी, तेरी नौकरी पर भी आँच आ सकती है, तेरा तबादला भी हो सकता है। तू ही बता रही है, वे लोग और कोई नहीं, गृह मंत्री का बेटा और उसके दोस्त थे। माँ, आप कैसी निराशा भरी बातें कर रही हो? भला मेरा नाम क्यों आने लगा? ऐसे ही नहीं कह रही हूँ, मैंने तेरे से ज़्यादा दुनिया देखी है। मुझे अच्छे से समझ में आ रहा है कि अगर तू इस दिशा में एक कदम भी आगे बढ़ी तो उस बाई के साथ न्याय हो या ना हो, किशनगढ़ में चल रही तेरे रिश्ते की बात जरूर टूट जाएगी। यही नहीं, संभव है कि पिताजी तुझे आगे नौकरी भी नहीं करने दें। बड़ी मुश्किल से मैंने उन्हें मनाया था कि शादी के बाद चेती को ससुराल वालों के अनुसार ही जीना होगा। जब तक अपने घर है तब तक तो बेटी को मन की कर लेने दो। चेती, इस बात को भूलने में ही तेरी भलाई है। माँ ने लंबी समझाइश दी, आदेश के सांचे में पक्के तौर पर ढली हुई समझाइश। चेतना सोचने लगी, ये कैसी दुनिया है जहाँ स्त्री ही स्त्री की हमदर्द नहीं। ये कैसी दुनिया है जहाँ नारी के अस्तित्व से अफवाह का वजूद बड़ा माना जाता है। क्या आशंका की रस्सी पर चलना ही नारी जीवन है? माँ को ये दिख रहा है कि दूसरी तरफ मंत्री जी का बेटा है तो मेरी नौकरी पर आँच आ सकती है। ये दिख रहा है कि मेरा रिश्ता टूट सकता है। ये दिख रहा है कि मुझे पिता द्वारा नौकरी छोड़ने के लिए मजबूर किया जा सकता है। पर यह क्यों नहीं दिख रहा है कि गरीब स्त्री के साथ घोर अपराध हुआ है, कि ऐसे संगीन अपराधियों को हर हाल में सज़ा मिलनी ही चाहिए, कि उन्हें इस मसले में मेरी मदद करनी चाहिए। माँ से कोई सकारात्मक चर्चा न होने पाने से वो पुनः सोचने लगी कि वो चुप नहीं बैठेगी। वो दोषियों को सज़ा दिलवा के रहेगी, चाहे उसे जो भी कीमत चुकानी पड़े। उसने तय किया वो रोज़ रोज़ धीरे धीरे जमनी को समझाकर उसे शिकायत लिखवाने के लिए मना ही लेगी। लेकिन मशीन रूपी जमनी के स्क्रू थे कि खुलते ही नहीं। भले वो अलग अलग समझाइश के स्क्रू ड्राइवर घुमाती रही। और कुछ दिनों बाद जब इसी बात को लेकर चेतना चिंतित थी, वो निराश नहीं, उसे चौकीदार ने एक विजिटिंग कार्ड दिया। कार्ड था संवेदना का, स्कूल के दिनों की उसकी पक्की मित्र संवेदना दीक्षित का, जो बाद में दिल्ली चली गई थी पत्रकारिता में डिग्री लेने। अखबारों में इसकी रिपोर्टिंग वो पढ़ती रहती है। राजधानी से कभी वो इस छोटी सी तहसील के डाक बंगले में अचानक आ जाएगी, ऐसा उसने सपने में भी नहीं सोचा था। चेतना कार्ड पढ़ते ही कुर्सी से उछल पड़ी और मित्र से मिलने बरामदे में दौड़ी आई। अच्छा, तुझे भी कार्ड भिजवाने की ज़रूरत है? उसने संवेदना के कान उमेटते हुए नकली गुस्से में आंखें तरेड़ते हुए कहा। क्यों नहीं भाई, ऑफिस का डेकोरम हर आने वाले को फॉलो करना चाहिए। मैं किससे मिलने आई हूँ क्या मैं जानती नहीं? कैरियर की नई नई ज़मीनें तोड़ती भारतीय नारी का सशक्त उदाहरण इस खूबसूरत डाक बंगले की ऑफिसर इंचार्ज चेतना राठौर से। चल चल रहने दे, यहाँ भाषण मत झाड़, कहकर संवेदना से लिपट गई, ऐसे जैसे एक बेल पर दूसरी बेल लिपट जाती है। संवेदना ने ऑफिस के इंटीरियर की भूरी भूरी प्रशंसा की। मध्य प्रदेश के तमाम प्रागैतिहासिक, पौराणिक, धार्मिक और प्राकृतिक स्थलों के आदमकद नयनाभिराम डिजिटल फोटोग्राफ्स के बीच बैठी बचपन की मित्र चेतना उसे खूबसूरत लगी। संवेदना ने बताया कि वो यहाँ नर्मदा नदी के प्राकृतिक स्थल धाराजी पर स्टोरी कवर करने आई है। सुना है बांध बनने के कारण ये गांव डूबने जा रहा है। कहते हैं इसका धार्मिक महत्व भी कम नहीं। उसी दिन शाम के समय दोनों मित्र धाराजी पहुँचे। सूर्यास्त तक वहीं बैठी रहीं। काले भूरे स्लेटी और इन्हीं से मिले जुले शेड्स की चट्टानों पर पानी द्वारा की गई बेमिसाल नक्काशी ने संवेदना को चकित कर दिया। धाराजी के काले पत्थरों के कटाव के वैविध्य से वो अभिभूत हो उठी। जब ढलते सूरज की रफ्ताब लालिमा में संध्या बादलों के फूलों को आहिस्ता आहिस्ता बटोर रही थी, तब चेतना ने अपनी सखी के साथ दिल का दर्द साझा किया। कमाल है, इतना बड़ा कांड हो गया। एक लेडी कुक के साथ 4 लंपटों ने रेप किया। यहाँ के लोकल अखबारों और चैनल्स ने कैसे कोई नोटिस नहीं लिया? यही दिल्ली में घटती तो हड़कंप मच जाता। संवेदना उत्तेजित हो उठ खड़ी हुई।
रहने दे, वहाँ भी हर बार हड़कंप नहीं मचता। गलती से कोई सेलिब्रिटी, नेता, उद्योगपति से संबंधित स्त्री या विदेशी स्त्री हो तो ही मचता है। साधारण और निचले तबके की स्त्रियों पर होने वाले कितने ही बलात्कार वहाँ दिल्ली में भी जरूर अननोटिस्ड रह जाते होंगे। चेतना ने उदासी भरे स्वर में कहा। घटना सुन संवेदना कुछ दिन चेतना के घर रुकी। घुमा फिराकर सहला समझाकर चेतना के साथ और अलग से भी उसने जमनी से कई बार बातें की। किसी को न बताने की शर्त के साथ आखिरकार उसने संवेदना को पूरा किस्सा बयां कर ही दिया, और ये भी कि इस सब मसले पर उसके पति का क्या रवैया रहा है। संवेदना जैसे एक साथ वकील, डॉक्टर, जासूस, सामाजिक कार्यकर्ता, मित्र, स्त्री व बहन, सभी नातों में अपने आप को ढाल पूरा वाकया अच्छे से टेप करके ले गई। चेतना को लगा, चलो किसी ने तो मेरा दर्द समझा, पीड़ा साझी, शायद यही कुछ कर दिखाए। हालांकि जमनी की उदास हलचलें, माँ की अतिरिक्त सतर्कता उसे सोचने को मजबूर करती। मान लो खबर छप भी गई, मगर जमनी फिर मुकर गई कि उसके साथ तो कुछ हुआ नहीं, तब? उधर दिल्ली में संवेदना सोच रही थी, आखिर पत्रकारिता को भी दशकों हो गए पुरुष श्रेष्ठता का दंभी चश्मा पहन घटनाओं को शब्द देते देते। बोले हुए शब्द, लिखे हुए शब्द से लगाकर छपे हुए शब्दों तक इसी स्वयंभू प्रभुता की बू आती है। उसे याद आने लगे वे प्रारंभिक व्याख्यान, जब प्राध्यापक कक्षा में आकर असली पत्रकार के सभी वांछित गुणों की गहराई से मीमांसा किया करते थे कि एक वास्तविक पत्रकार में कौन कौन से गुण कूट कूट कर भरे होने चाहिए, कि मीडिया कर्मियों की सकारात्मक भूमिका में क्या क्या सम्मोहित होता है। उसे आंखें बंद करते ही प्राध्यापकों के व्याख्यानों में प्रदर्शित एक एक बिंदु दिप दिप कर नजर आने लगा, जैसे सत्य को उजागर करने की प्रतिबद्ध निष्ठा, खबर के दीर्घकालिक पहलू पर ध्यान व नज़र, सच कहने का जज्बा और साहस, सजग सामाजिक सरोकारिता, नई जमीन तोड़ने की संतुलित और गरिमा में मौलिकता, आदि आदि। उसे लगा सैद्धांतिक पढ़ाई से कहीं ज़्यादा बड़ी होती है प्रायोगिक लड़ाई। कॉलेज के सेमिनार में बेहतर प्रस्तुति दे देना कहीं आसान है, वास्तविक जीवन में घटनाओं के साथ वैसा ही न्यायोचित काम कर पाना कितना दुश्वार। फिर उसे लगा, मैं क्यों अपने मन के लड्डू फोड़ रही हूँ। मेरी सारी रिपोर्टिंग इस बात पर टिकी है कि जमनी के बोल क्या होंगे। इस कड़ी सच्चाई को उजागर करने के लिए क्या वो कभी कन्विंस होगी? अगर हाँ तो ठीक, और अगर नहीं तो मेरी रिपोर्टिंग की किरकिरी ही ज़्यादा होगी। क्या पता नेता पुत्र ही मेरे विरुद्ध मानहानि का दावा ठोक दे। उसने पक्का सोच लिया, वो इस खबर बीज को दिमाग और अपने कंप्यूटर में सुरक्षित रखेगी, जमनी से संपर्क करती रहेगी उस दिन तक जब उसमें यह साहस आ जाए कि वो सच को सच कह सके, और कहकर कह तो सके पर अड़ी भी रह सके। वो तब तक पक्के तौर पर इंतज़ार करेगी और उसके बाद ही रिपोर्ट छपने को डालेगी। इधर चेतना के मोबाइल पर जमनी से संवाद की रफ्तार उसने बढ़ा दी। शेष दुनिया और दैनंदिन कामकाज वैसे ही चलते रहे जैसे उसके आसपास जैसे पहले चलते थे, सिवाय इसके कि मन के कोने में जमनी चुपचाप आकर बैठ गई। आधे साल बाद समय रूपी नन्हा छौना अपने बिछौने पर सोते हुए एक रात नींद से उठ बैठा। कोई चेतना का दरवाज़ा व्यग्रता से खटखटा रहा था। मैडम जी, जल्दी दरवाज़ा खोलो। कौन है जमनी, तू इतनी रात को, क्या हुआ? मैडम जी, आप सही कहती थी, मैंने ऊना दिन ही थाने जाई के रिपोर्ट लिखवाई देनी थी। मुँह अपनो धर्म ने बहा में लागी कि कई कहूँ अपना आदमी की शिकायत ना लिखाऊं, पर मारो आदमी कहवावो लायक कोनी। ऊके तो चट लागेगी, चाहे जब मंत्री जी का आदमी कने पहुंची जाए रुपया लेवाने के। देव नी तो म्हारी लुगाई जई रही है रपट लिखाने, जो पैसा मिले ऊके दारू पी जाए। पण आज ऊको लालच और बढ़ी गयो। ऊ गयो ने मारी कोठरी पर 2 जन आया। वी लोग बोलिया, हमारा सेठ जी से थारा आदमी ने करार कर लियो है ने रोकड़ो ले लियो है, तू फटाफट तैयार हुई ने गाड़ी में बैठ। तो मुँह समझ गई इन्हें तो मारे चकला पे बैठावा में कौन कसर नहीं राखी। मैंने उना लोगों के दरातों दिखाई ने भगाई दियो। पाछो मारा आदमी हैमान बनी ने घर में घुस्यो ने मारे अंट संट बकवा लाग्यो। साली कुत्ती छिनाल, तूने उना लोगों को लौटाई दियो, क्यों कर रहे हो ऐसो?
बता, ला थारे मजे चखाऊं। उन्हें मारो, मोगरी से इतनो मारियो कि हमारी पूरी पीठ नीली पड़ेगी। ने ऊपर से केतो जाए, थारे जान से नहीं मारूंगो। तू मारी सुन्ना का अंडा देवे वाली मुर्गी है। तू कहवाएगी मारी औरत, ने बढ़ाएगी मारी दौलत। जमनी का कहना जारी था। जद मैंने ऊको लताड़ियो, मुँह आपको कई बताऊं ने कई छुपाऊं। उन्हें मारा हाथ पैर बांधी के, मारा आंग में लाल मिर्चा भर दी ने, शराब की बोतल गुटकी ने वहीं गुड़की गयो। माँ ने जस्तस करी के पास पड़ी दनाती उठाई, घड़ी मुश्किल से रस्सी काटी। जी करियो कि खड़ादम ऊको काम तमाम करी दूँ, पर फिर सोचो पहला आप लोग आने कने पहुँचूँ, न रपट लिखवाऊँ, सो सीधी यहीं भागी आई रही हूँ। चेतना सुनकर हतप्रभ रह गई, कुछ बोल ना पाई। जीवन की सच्चाइयाँ कड़वी होती हैं, पर ऐसी और इतनी जैसी कि जितनी वो सोच भी नहीं सकती। चेतना ने जमनी को हिम्मत जुटाने के लिए शाबाशी दी। अगले दिन संवेदना ने जो रिपोर्टिंग की वो अखबार में छप गई। जिसने भी रिपोर्ट पढ़ी वो सोचने को मजबूर हो गया। वो सिर्फ रिपोर्ट नहीं थी, था एक अखबारी जलजला, पत्रकारिता का भूचाल। उसने ब्लॉक न्यूज़ का बोल्ड अक्षरों में शीर्षक दिया, इज्जत गंवा दी। गृह मंत्री जी जाधव के पुत्र धीरज जाधव एवं उसके 3 मित्रों अशोक जाट, ओम सोनगरा और छोटू यादव ने अपनी अपनी इज्जत गंवा दी। फिर विस्तार से खबर को बनाने वाले तथ्यों और कथ्यों का प्रामाणिक खुलासा किया। आगे उसने लिखा, सच ये है कि स्त्री और पुरुष दोनों की इज्जत समान रूपा होती है, जिसे व्यक्ति विशेष, चाहे वो औरत हो या आदमी, अपने सद्कर्मों से अर्जित करता है या कुकर्मों से गंवाता है। किसी की भी इज्जत न लूटी जा सकती है, ना ही दान की जा सकती है, ना उधार ली जा सकती है, ना ही गिरवी रखी जा सकती है। बलात्कार जैसे दुष्कर्म में इज्जत गंवाता है बलात्कारी पुरुष, ना कि बलात्कृत स्त्री। उसकी इज्जत उतनी ही अक्षुण्ण रहती है जितनी बलात्कार से पहले रही हो। वो तो अपने शरीर पर महज एक हादसा झेलती है, जबकि बलात्कारी पुरुष अपनी इज्जत उसी पल गंवाने लगता है जब वो किसी स्त्री को बुरी नज़र या भाव से देखता है। रेप करने के बाद तो उस कमीने के पास लेश मात्र भी इज्जत नहीं बचती। समाचार में सबसे बड़ी बात थी शब्द संयोजन की। स्पष्ट लिखा था कि बलात्कृत महिला का नाम बदल दिया गया है। अमुक महिला की इज्जत लूट के रूढ़ मुहावरे के बजाय नामजद कुकर्मकर्ताओं के साथ इज्जत गंवाई क्रिया शब्द युग्म का सटीक प्रयोग किया गया। जब जमनी ने देखा चेतना मैडम अखबार हाथ में लिए मुस्कुरा रही हैं, तो वो भी फटी फटी आंखों से अखबार देखने लगी। पढ़ तो वो नहीं सकती थी। उसने चेतना से कहा, पढ़ी ने सुनाओ नहीं कि लिख्यो है। वो बस देख रही थी। जमनी, थारी रपट की तारीफ छपी है अखबार में। अभी आप सुन रहे थे डॉक्टर किसलय पंचोली की लिखी हुई कहानी रपट। एक बलात्कार से पीड़ित स्त्री जिसकी स्थिति का लाभ उठाकर उसका पति भी उसका शोषण करता है की कहानी आपको भी विचलित कर गई होगी। कहानी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में अपने विचार ज़रूर लिखिएगा। कहानी पसंद आई हो तो लाइक भी ज़रूर करिएगा। कल फिर मिलेंगे। आपका समय शुभ हो।